जय हिंद बच्चों। ये है क्लास 9th की हिंदी क्षितिज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर यानी कि चंद्र गहना एक स्थान है। वहाँ पे कवि जो है पर्यटन करने गया हुआ था, तो वहाँ से लौट रहा है। तो लौटते समय क्या प्राकृतिक दृश्य उन्होंने देखा, उसी का जो है इस कविता में वर्णन किया हुआ है। तो चंद्रगहना जो है बच्चों एक प्रकार का स्थान है जो कि मध्य प्रदेश के रीवा के पास जो है स्थित है। तो उसी को चंद्र गहना कहा है। चंद्र गहना जो है इसका तत्सम शब्द होना चाहिए चंद्र ग्रहण से लिया गया शब्द है, उसका तद्भव बन गया है चंद्र गहना। तो रीवा के पास स्थित है। तो वहाँ पे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी गए हुए थे। वहाँ पे भ्रमण करने के पश्चात, पर्यटन करने के पश्चात जो है कुछ दृश्य लौटते हुए देखा उन्होंने, तो उसी का वर्णन किए हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत सन 2000 ईस्वी में हुआ था। तो आइए देखते हैं ये रचना। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। तो ये देखते हैं यह इसका भावार्थ। देख आया चंद्र गहना, कवि अग्रवाल जी कह रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी का कथन है कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देख करके लौट आया हूँ। अब मैं देखता हूँ दृश्य, अब मैं जिस प्रकार का दृश्य देख रहा हूँ, जो सीनरी, जो दृश्य, जो प्राकृतिक छटा मुझे दिखलाई पड़ रही है, वो कुछ इस प्रकार है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब किसी मेड़ पर, वो एक खेत के मेड़ पर अकेले बैठे हुए हैं। मेड़ आप लोग जानते हैं, खेतों के किनारे जो ऊंचे ऊंचे स्थान होते हैं उसको मेड़ की संज्ञा दी जाती है। तो मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। तो खेत में जो है क्या देख रहे हैं, छोटा साइज का चना देख रहे हैं जो कि एक बीते के बराबर उसका आकार, उसकी आकृति है। बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का, और उसकी साज सज्जा कुछ ऐसे है कि जैसे मानो कि अपने सिर पर किसी प्रकार का वो मुरैठा, मुरैठा का मतलब सरा, जिसे साफा बांधा जाता है, एक पगड़ी टाइप का बांध लिया जाता है, उसको मुरैठा कहते हैं। बांधे मुरैठा शीस पर, शीस का मतलब होता है बच्चों सिर, और मुरैठा मतलब होता है साफा। बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का, और अपने सिर पर गुलाबी रंग की जैसे पगड़ी लोग बांध लेते हैं। कोई पर्य उत्सव होता है, विवाहोत्सव होता है, तिलकोत्सव होता है, हाँ, तो ऐसे अवसरों पर जो अपने सिर पर पगड़ी बांध लेते हैं जैसे, तो उसी प्रकार से चने का जो फूल है उसके ऊपरी सिरे पर गुलाबी रंग का जो फूल दिखलाई पड़ रहा, उसको किसकी संज्ञा दी गई है, मुरैठे की संज्ञा दी गई है। सजकर खड़ा है और वह सुसज्जित होकर के वहाँ पर खेत में खड़ा हुआ है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और उसी के बगल में हठ करने वाली अर्थात जिद्दी स्वभाव की, जिसको बताया गया हठीली का मतलब है यहाँ पे जिद्दी स्वभाव की। तो अलसी को यहाँ पे जिद्दी स्वभाव की बताया गया है। बीच में चने के पास में निकट में हठीली स्वभाव की अलसी वहाँ पे उगी हुई है, उसकी शोभा का वर्णन अब केदारनाथ जी कर रहे हैं। चने के बगल में क्या है, अलसी का पौधा उगा हुआ है। उसको हठीली क्यों कहा गया है, क्योंकि जो है उसका भी पौधा छोटा होता है, हवा के झोंकों से जो है
थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, फिर भी वो पुनः कुछ समय उपरांत फिर से सीधा हो जाता है। तो इसीलिए उसको हठीली की संज्ञा दी गई है। हठीली मतलब जिद्दी स्वभाव की। देह की पतली, कमर की है लचीली। और उसकी आकृति आकार के बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं, वह बहुत पतले आकार की है, मानो कि कमर की पतली हो, और नीचे फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और अपने सिर पर जो है फूल लिए हुए है, अर्थात उसके सिर पर फूल लगा हुआ है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो। और वही अलसी का पौधा जो है उसको फेमिनाइन जेंडर का माना गया है, स्त्रीलिंग की संज्ञा उसको दी गई है। और वो कह रही है जो इसको स्पर्श कर लेगा उसे वह अपने हृदय का दान दे देगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी प्राकृतिक उपादानों किस प्रकार से सजीवता से उसका वर्णन कर रहे हैं। बड़ा ही सजीव और रोमांचकारी उसका वर्णन कर दे रहे हैं प्रकृति का। तो और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। और सरसों जो बगल में उगी हुई है, जमी हुई है, उसकी बात ही न पूछो, वो तो बड़ी हो गई है। क्यों सयानी कहा गया? क्योंकि उसकी आकृति आकार, सरसों का पौधा बड़ा होता है चने की अपेक्षा, अलसी की अपेक्षा, इसलिए सरसों को सयानी कहा गया है। सयानी का मतलब जो बड़ा हो, ओल्डर हो, लंबाई में, उम्र में, अवस्था में जो बड़ा हो उसको सयानी बोला गया है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। देखिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पे हो जाता है। हाथ पीले कर लिए हैं, और पीली पीली सरसों को देख करके ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जो सयानी सरसों, पीली पीली सरसों है, वह मानो कि ब्याह करने के लिए उसके हाथों को पीला कर दिया गया है, और वह ब्याह रूपी मंडप में, ब्याह करने के लिए मंडप में अब आ चुकी है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ऐसे समस्त प्राकृतिक उपादानों को देख करके ऐसा प्रतीत हो गया है कि मानो चारों ओर फाल्गुन माह का वातावरण फैल गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, और चारों ओर ऐसा लग रहा है दृश्य कि जिसे मानो कि स्वयंवर रच गया है, किसी के विवाहोत्सव का आयोजन हो गया है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का जो प्रेम रूपी आंचल है, अनुराग अंचल माने प्रेम रूपी आंचल है, वह हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस विजन मतलब होता है एक सॉलिटरी प्लेस जो होता है, एक निर्जन स्थान जो होता है, सॉलिट्यूड स्थान जो होता है उसको विजन बोलते हैं। विजन का मतलब निर्जन प्रदेश, जहाँ पे कोई जन ना हो, आदमियों की भीड़, लोगों की भीड़ जहाँ पे ना हो, उसको विजन बोलते हैं। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, और इस निर्जन प्रदेश में यह जो कि व्यापारिक नगर से दूर है, अर्थात यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना कोई शोरगुल है, ना कोई ध्वनि प्रदूषण है, किसी प्रकार का जो है ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है, नफरत जैसी भावना भी नहीं है जो कि नगरों में देखी जाती है। किसी प्रकार की भाग दौड़ की भी भावना नहीं है यहाँ पे। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसकी अपेक्षा यहाँ की जो भूमि है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। प्रेम की प्रिय भूमि, यहाँ की भूमि जो है बड़ी ही प्रिय है, प्यारी है, और बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी वाली है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर, जहाँ बैठा हुआ है कभी वहाँ पे एक पोखर है। पोखर का मतलब, पोखर का तत्सम शब्द पुष्कर, पोखर का पुष्कर होता है। पुष्कर का मतलब तालाब। पैरों के नीचे एक तालाब भी है। उठ रही हैं इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी हैं घास भूरी। और एक लहरें उसमें उठ रही हैं तालाब में, और नीले तल में भूरे रंग की घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियाँ, और उसके साथ साथ पानी के लहरों के साथ साथ वो घास भी लहरें ले रही हैं। और उसमें क्या दिखलाई पड़ रहा है? एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। और उस पानी के अंदर में ऐसा दृश्य दिखलाई पड़ा है मानो
कि चांदी का एक गोल खंभा उसको दृश्यमान होता हुआ दिखलाई पड़ रहा हो। जब सूरज की किरणें उस तालाब में पानी में पड़ रही हैं सीधा है, तो वह आकार जो है एक चांदी के गोल खंभे की तरह दिखलाई पड़ रहा है। तो इसीलिए उसका प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब जब उसमें पड़ता है तो चांदी के गोल खंभे की तरह वो दिखलाई पड़ता है। तो आँख को चकमकाता और वह आँख को चकाचौंध कर दे रही है वह शोभा। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और कई पत्थर जो उस तालाब के किनारे, पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है। वे चुपचाप रसास्वादन पानी को जो है जलपान कर रहे हैं, पानी को पीते जा रहे हैं। और उनको देखने से ऐसा लग रहा है इनकी प्यास कब बुझेगी, अर्थात लगातार कंटिन्यू ये पानी को पी ही रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और उसी समय जो वहाँ पे अपनी चाल की फिराक में है, अवसरवादी के रूप में जो जाना जाता है बगुला, एक टांग उठाए जो है वहाँ पे खड़ा हुआ है। और वह मीन चंचल, जैसे ही चंचल मीन को देखता है, मीन का मतलब होता है मछली, मत्स्य, जैसे ही चंचल मछलियों को देखता है वह अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है और चट से क्या कर जाता होगा, उन्हें खा जाता है। जिस प्रकार से अभी आपका ये लेसन चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः उसका अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद।